Hello dear NEET aspirant. In this video we will discuss NEET 2023 solution and the question paper code is F6 which is held on Sunday 7th May. So let's discuss about instruction first of all. So the test is of 3 hours 20 minutes and it has 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 3 घंटे 20 मिनट में आपको 200 MCQ क्वेश्चन करने होंगे एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी 4 सेक्शन होंगे। 50 क्वेश्चन हर सेक्शन के होंगे और 50 क्वेश्चन को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। फिर सेक्शन ए में शुरू के 35 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे, जबकि सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होती है। तो सेक्शन बी जैसे फिजिक्स का 36 से 50 तक स्टार्ट होता है और इन दिस सेक्शन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस। तो अगर 10 से ज्यादा आप करते हो तो शुरुआत के जो 10 होंगे वही चेक किए जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड ऑल द 15 क्वेश्चन, वो आपको सब पढ़ने और वही क्वेश्चन जो शुरुआत के 10 क्वेश्चन होंगे उन्हीं को जांचा जाएगा, उन्हीं को इवैल्यूएट करवाया जाएगा। और अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स एंड इफ देयर इज 1 इनकरेक्ट response then 1 marks will be deducted and the total marks will be 720. So let us start now section A in which we will discuss question number 1 to 35. Question number 1, in a series of LCR circuit the inductance L is 10 millihenry, capacitance is given 1 microfarad, resistance is 100 ohm. So we have to फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंस ऑक्योर्स। देखो रेजोनेंस के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेजोनेंस में होता है जो सर्किट में करंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है और जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है। कब? जब रेजोनेंस कंडीशन हो। ऐसे में एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हो जाते हैं और जो नेट इम्पीडेंस है वो आर के बराबर आता है और जो पावर फैक्टर है यानी कि cos फाई वो हो जाता है यूनिटी और जो फाई होता है वो हो जाता है 0। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और देखो एक्सएल अगर एक्सी के इक्वल हो गए तो यहां से हम कह सकते हैं एक्सएल मतलब क्या, ओमेगा एल, एक्सी मतलब 1/ओमेगा सी। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा 1/LC। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा 1/√LC या फिर ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सो इट विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2π। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज, और ओमेगा की SI यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। सो 1/2π√LC ये फॉर्मूला हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। तो वैल्यू पुट करते हैं सभी। 1/2π√L मतलब कितना है, तो L है 10 मिली हेनरी है, तो इसको हम चेंज करेंगे मिली को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड मतलब 10⁻⁻6। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी अपॉन 1/2π। देखो ये पूरा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10⁻⁻8 और इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2π 10⁻⁻4 और 10⁻⁻4 ऊपर जाकर कितना होगा 10⁻⁴ अपॉन में 2π। सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 10,000 अपॉन में 2 इंटू में पाई या फिर 5,000 अपॉन में पाई। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे पाई से सो विल गेट 1592.3 और इसी को अगर आप मान लीजिए पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ 1 मतलब 5 से पहले, तो कितने पॉइंट मुझे इधर लाना पड़ेगा 1 2 3। तो इसका मतलब 1.59 और मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻³ हर्ट्ज और 1.59 देखो 10⁻³ का मतलब कितना हो गया किलो, तो हम इसको किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा 1.59 किलो हर्ट्ज। रेडियन पर सेकंड में नहीं आएगा क्योंकि रेडियन पर सेकंड में अगर आप निकालोगे तो हमें 2π से फिर मतलब 2π से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो भी f आया उससे। तो ओमेगा तो नहीं है, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है 1.59 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट हमें पता करना है कितना होगा। सो हियर ऑल द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज and you know that if the resistance are in series then total resistance will be equal to like R1 plus R2 plus R3, but we will not do this, we will apply simply KVL, Kirchhoff voltage law। तो Kirchhoff voltage law apply करते हैं। According to Kirchhoff voltage law, so summation of all the potential drop across the closed loop will be equal to 0। summation of all the potential कितना होगा 0। now see
लेट अस अप्लाई पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहां से मैं इस लूप में इस तरह मूव करूंगा ऐसे, या फिर देखिए आपको पता है जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसमें से करंट निकलता है, तो यहाँ पर मोर पॉजिटिव कौन है 10 वोल्ट, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं जो करंट होगा वो इस तरह ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि वो ए से बी की तरफ फ्लो करेगा। जब वो ए से बी की तरफ फ्लो करेगा तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि इसमें बी से ए गिवन है। तो ए से बी की तरफ करंट फ्लो करेगा। अब होगा कितना, सभी विल अप्लाई, या तो आप ये काम कर सकते हो कि जितने भी रेजिस्टेंस है सब सीरीज में और उसको ऐड करके आप इक्वल टू आई आर के बराबर पुट कर सकते हैं, या फिर समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज 0। तो मैं ये कर लेता हूँ, देखो मान लेते हैं कि इसमें करंट जा रहा है आई, तो 2 इंटू आई, उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ मिलेगा 10 वोल्ट पर, लेकिन क्योंकि मैं इस तरफ जा रहा हूँ और ये साइन कैसा है नेगेटिव, तो मैं उसी का साइन लूंगा यहाँ पर, तो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा -10। उसके बाद जो बैटरी आपको मिल रही है उसका साइन देखो पहला कैसा मिला, तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा +5। फिर उसके बाद करंट आई, फिर उसके बाद ये वाला 7 इंटू में जो भी करंट है आई इक्वल टू 0। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल करंट है देखो 2i, आई और 7i, सो इट विल बी इक्वल टू 10i। -10 + 5 कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। सो i विल बी इक्वल टू 5/10 या फिर 0.5। तो हमें ये भी पता चल कि जो करंट होगा इट विल बी इक्वल टू 0.5 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर विल बी 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। वो मैंने आपको बता दिया था किस तरह से वो ए से बी फ्लो करेगा, बिकॉज दिस पोटेंशियल this battery is having a higher potential, so that's why the current will flow from this battery towards, or we can say towards clockwise direction, also clockwise direction. So that's how we can solve this question. Let us discuss question number 3. In the galvanometer G does not show any deflection in the circuit, the value of R we have to find out। यानी कि इस गैल्वोमीटर में कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो R की वैल्यू कितनी होगी। देखो मैं इसको दो तरीके से सोल्व करूंगा, KVL से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं और KCL से भी सोल्व कर सकते हैं। पहले KCL लगा करके सोल्व करते हैं। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर आपको पता है KCL के अकॉर्डिंग जो इनकमिंग करंट होता है I इनकमिंग, वो बराबर होता है हमेशा आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट चले जाता है। सो इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और देखो करंट होता क्या है, करंट होता है पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 2, और ये देखो नेगेटिव मतलब 0 पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 0। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं जो इनकमिंग करंट है तो वो कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट पर है और ये 2 वोल्ट पर है, तो इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू 10 - 2 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, तो वो है 400। तो ये हो गया जो यहाँ पर इनकमिंग करंट है। अब ये बराबर होगा आउटगोइंग करंट। अब देखो इसका तो हम लेंगे नहीं कुछ भी करंट, तो जो करंट जा रहा है वो इसमें जा रहा होगा और वो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 2 - 0, 2 - 0 डिवाइड में यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है R। तो 10 में से 2 जाएगा यहाँ पर 8 अपॉन में 400 इक्वल टू 2 अपॉन में R, या फिर इसको आप 4 लिख सकते हैं। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ओम। तो इससे काफी आसान तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो KVL लगा लेते हैं। सो लेट अस नाउ अप्लाई KVL। लेकिन KVL अप्लाई करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि लेट इस बैटरी से कुछ करंट निकला I, और लेट यहाँ पर उस I में से कुछ करंट इधर चले गया IG, और जो बचा कुछ करंट है वो यहाँ पर जाएगा I - IG। बाद में हम IG की वैल्यू पुट कर लेंगे 0 के इक्वल। तो अब KVL अप्लाई करते हैं, एक बार इस लूप में अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो लेट यहाँ से मैं अगर अप्लाई करना शुरू करूँ, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था अकॉर्डिंग टू KVL समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0 इन अ क्लोज लूप। तो यहाँ पर आप गए तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना मिल जाएगा 400 इंटू में I, 400 इंटू में I। फिर अब आप नीचे आ रहे हैं ऊपर यहाँ पर, तो इट विल बी इक्वल टू R, पोटेंशियल होगा I - IG। फिर उसके बाद हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये पहला टर्मिनल कैसा मिला नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा -10 वोल्ट इक्वल टू 0। ओके, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 400 I। अब देखिए IG की वैल्यू तो 0 है, तो IG की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 400 I प्लस में R इंटू में I इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट के।
अब इस वाले लूप में केवल अप्लाई करते हैं, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो। तो मैं सेकंड लूप में अगर केवल अप्लाई करूं तो लेट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से तो पहले इधर मूव कर रहे हैं ऐसे, तो 2 वोल्ट की बैटरी मिल गई। फिर उसके बाद मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और करंट हमने नीचे की तरफ एज्यूम करा है, सो माइनस आर इंटू में आई माइनस आई जी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए आई जी कितना है 0, तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि 2 माइनस आर आई की वैल्यू ये कितना हो जाएगा 0, या फिर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आर आई। अब आर आई की वैल्यू यहाँ पर हमें पता चल चुकी है, तो आर आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो 400 आई प्लस आर आई की वैल्यू कितनी 2 इक्वल टू 10 वोल्ट, तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 माइनस 2 अपॉन में 400, या फिर आप इसको 8 अपॉन में 400 भी तो लिख सकते हो। अब देखो आर निकालना है, सो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 अपॉन में आई, 2 अपॉन में आई की वैल्यू 8 अपॉन में 400, जिसका आप फिर से क्या लिख सकते हो 400 अपॉन में 8, तो कितना हो जाएगा, इसे कैंसिल होकर के 100 ओम, तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन 2। सो इट विल बी बेटर कि आप इस वाले केसीएल का अप्लाई करो तो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। अब यहाँ पर आप फोकस करना है, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स नहीं लिखा हुआ है। पहली बात, फॉर्मूला क्या होता है वीआरएमएस का, तो वीआरएमएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 आर टी अपॉन में एम। तो जो आरएमएस स्पीड है वो डायरेक्टली √T पर डिपेंड करती है, और जो टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए ये आप केल्विन में पुट करते हैं, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आप रखेंगे टेम्परेचर की वो केल्विन में होनी चाहिए। फिलहाल हमें जो टेम्परेचर T1 इनिशियली दिया हुआ है इट इज 50 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको चेंज करेंगे T1 केल्विन -50 प्लस में 273, तो ये जो -50 प्लस 273 आएगा इट विल बी इन केल्विन, तो ये आ जाएगा 223 223 केल्विन। तो टेम्परेचर में पता चल गया। अब इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि जो मैं मान लेता हूँ V2 मतलब जो बाद वाली आरएमएस स्पीड है, तो वो इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स हुई है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पहले थी उसमें 3 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया, जितनी भी पहले थी उसमें 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, इसको बोलते हैं इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। अगर इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स होता तो मैं मान लेता कि जो V2 है वो जस्ट 3 टाइम्स हो गया V के। ये कब, जब 2 वर्ड्स आ रहा हो, और जब बाय वर्ड आ रहा हो यहाँ पर बाय, तब V प्लस 3V आप करेंगे। सो V2 विल बी इक्वल टू 4V आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो, तो क्योंकि टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, बाकी सब फैक्टर यहाँ पर कांस्टेंट है, सो आई कैन राइट दैट V2 अपॉन में V1 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन में T1 बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा जितना भी V1 था रूट T2 अपॉन में T1। हमें क्या निकालना है, हमें टेम्परेचर निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। V2 अपॉन V1 का रेशियो, ये हमारा V1 हो जाएगा, तो V2 अपॉन V1 का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले निकाल लेते हैं उसको, V2 अपॉन में V1 इट विल बी इक्वल टू 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखो V2 अपॉन V1 की वैल्यू पुट करें अगर, तो ये हो गया 4 इक्वल टू T2 तो हमें निकालना है, T1 कितना है 2 2 3। अब क्योंकि T2 निकालना तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और हो जाएगा T2 अपॉन में 223, यानी कि T2 विल बी इक्वल टू 16 इंटू में 2 2 3, सो इट विल बी इक्वल टू 3568, तो ये आएगा केल्विन में। और जब आप इसको 3568 को माइनस कर देंगे 273 में से, सो इट विल बी इक्वल टू 3295 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ये। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर जिसका मास m और रेडियस r है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन होलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड रेडियस कितना होगा। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो उसकी एक ऐसी एक्सिस जो कि उसके सेंटर से जाए, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2 अपॉन में 5 mr²। और हमेशा हम इसको m के स्क्वायर के इक्वल पुट कर सकते हैं, जहां पर k होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। सो m will be cancel out and we can write that k will be equal to
2 अपॉन में 5 r का स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन में 5 r स्क्वायर। सो के विल बी इक्वल टू √2 अपॉन में 5 इंटू में r। इसी तरह से अगर कोई होलो, जैसे यहाँ पर थिन होलो स्फीयर है, अगर थिन होलो स्फीयर, सो फॉर थिन होलो स्फीयर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज 2 बाय में 3 m r square and we can put it equal to m k square. So from here we can write k will be equal to 2 upon में 3 root into में r. Now we have to find out the ratio. तो मैं मान लेता हूँ ये k1 और ये k2 है. So we have to find out k1 upon में k2. So we can write it as k1 is 2 upon में 5 of r and here 2 upon में 3 of r. So r will be cancel out, 2 will be cancel out. So we can write k1 upon k2 will be equal to √3 upon में 5. तो k1 upon k2 that is the ratio of the gyration of solid sphere to the hollow thin hollow sphere is √3 upon में 5. Since in the given option there is no root but there is 3 upon में 5, there is no root, so we can say there is none of the option given are correct. So इसमें हो सकता है कि आपको बोनस मार्क्स मिल जाए, बट आंसर करेक्ट होगा √3 upon में 5. So none option is correct. Question number 6. A Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at temperature of 327 degrees Celsius. The temperature of the sink is. In Carnot engine, the engine takes heat from the source which is at temperature T1 and it throws heat, or we can say that it will supply Q2 amount of heat in the sink which is at the lower temperature. यानी कि सोर्स से T1 जो कि हाई टेम्परेचर होगा वहां से हीट लेकर के ये इंजन सप्लाई करता है हीट को कहां पर, सिंक पर, और कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होता है उससे. तो जो एफिशिएंसी होती है वो होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि उसने वर्क कितना करा अपॉन में Q1, यानी कि हीट उसने कितनी ली, या इसी को जो W हो सकता है उसको आप लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, या फिर देखो Q1 अपॉन Q1 तो 1 हो जाएगा, सो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर यू कैन राइट इट एज 1 माइनस T2 अपॉन में T1, या ये T2 क्या है, T1 क्या है, सो T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक and T1 is temperature of source. And remember always that the temperature of source is greater than the temperature of the sink. तो अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला यहाँ पर, और जो भी वैल्यू आप T1 T2 पुट करेंगे इट विल बी इन केल्विन, इट मस्ट बी इन केल्विन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफिशिएंसी इज 50% एंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 327. टेम्परेचर सोर्स का कितना है, तो सोर्स का टेम्परेचर है हमारे पास 327 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसको हमें चेंज करना होगा केल्विन में, और अभी हमने पहले बताया था केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 273. तो जो टेम्परेचर होगा सोर्स का वो कितना आ जाएगा 600 केल्विन, और हमें क्या निकालना है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, सॉरी टेम्परेचर ऑफ सिंक. सो ईटा कितना है, ईटा 50%. 50% का मतलब हो गया 50 अपॉन में 100. सो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है फाइंड करना है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना है 600. सो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं T अपॉन में 600 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच विल बी इक्वल टू अगेन 1/2. सो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 600 अपॉन में 2, यानी कि 300 केल्विन. लेकिन ऑप्शन कितना है सेल्सियस में, सो 300 में से फिर से आप माइनस कर दीजिए 273. So we'll get 27 degree Celsius. The correct answer होगा option 4. Question number 7. A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet कितना होगा. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मान लीजिए हम किसी पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हॉरिजेंटल के साथ उसका एंगल है 30 डिग्री, जो थीटा है 30 डिग्री है, एंड इनिशियल स्पीड वी हैव गिवन. देखो तीन चीज के पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ. जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g. जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन में g, और जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है
u square sin 2 theta upon में g. In this question we have to find out maximum height, so we'll use this formula h equal to u square. तो u square मतलब इनिशियल स्पीड, इट इज गिवन 280, so 280 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी 9.8 इंटू साइन 30 का स्क्वायर, सो 280 इंटू 280 अपॉन में 2 इंटू 9.8 एंड इट विल बी इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 या 0.5, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4. जब आप इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट 1000 मीटर. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. Question number 8. An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with the electric field intensity of 2 into 10 की power 5 Newton per coulomb. It experiences some torque of 4 Newton meter. Calculate the charge on the dipole if the dipole of length is 2 centimeter. देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हो माइनस क्यू प्लस क्यू. डायपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड नियर बाय ईच अदर. तो दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, लेट दिस एंगल इज थीटा. अभी थीटा क्या ये है? मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है और इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा. एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस डायपोल विल बी इक्वल टू पी क्रॉस ई, या मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर हम बात करें तो पीई साइन थीटा. और इस पर जो नेट फोर्स होती है, नेट ट्रांसलेटिव फोर्स, वो 0 होती है, तो जिसकी वजह से इसमें सिर्फ रोटेशन होता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा. फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है चार्ज कितना होगा. देखो P क्या होता है? P होता है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू में 2a. यानी कि अगर कोई चार्ज है आपके पास, डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो उसका कोई भी एक मैग्नीट्यूड ले लीजिए चार्ज का, और 2a क्या, उनके बीच का सेपरेशन, यानी कि लेंथ ऑफ डायपोल भी आप इसको कह सकते हैं. फिलहाल वैल्यू पुट करते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू या फिर टॉर्क इक्वल टू पी को मैं क्या लिखूंगा? क्यू इंटू में लेंथ ऑफ द डायपोल एल इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में साइन थीटा. अब टॉर्क की वैल्यू कितनी है? टॉर्क है 4. चार्ज फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2 सेंटीमीटर को ना मीटर में पुट कर लीजिए SI यूनिट में. लेंथ ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2 इंटू में 10 की पावर 5, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पुट कर ली साइन 30 डिग्री अगेन दे रखे, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू से पहले क्वेश्चन में आपको गिवन थी 1/2 या 0.5, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं. अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल करो, और 10 की पावर -2 और 10 की पावर 5, तो कितना बचेगा? 10 की पावर इधर बचेगा 3. तो हम इसको फाइनल लिख सकते हैं 2 नीचे 10 की पावर 3 इक्वल टू क्यू, या फिर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू में 10 की पावर -3, जिसको आप क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मिली कोलॉम. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 9. वी हैव गिवन 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2, और आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी इनकरेक्ट है. Statement number 1 is photovoltaic cells can convert optical radiation into electricity. Statement 2 is Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. तो देखो जीनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछते हैं, और जो नीट का एग्जाम था 2022 का नीट एग्जाम, उसमें भी जीनर डायोड से क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया था. जीनर डायोड की प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा रिवर्स बायस में इस्तेमाल होती है. इट कैन बी यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर. डिप्लीशन थिन होती है और डोपिंग काफी ज्यादा हाई होती है, और जीनर वोल्टेज को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जीनर वोल्टेज कांस्टेंट रहती है. तो एक बात तो क्लियर है यहाँ से क्या, कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है 2, दैट जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इसके अलावा फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? देखो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैनल है, इस पर लाइट आकर के गिर रही है, तो जब फोटोन आकर के गिरेंगे वो फोटोन इंटर करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, और जो यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ इंटर करेंगे, वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक. तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो फोटोवोल्टिक डिवाइस होती है वो ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है. ऑप्टिकल रेडिएशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी में. किसकी मदद से? फोटोवोल्टिक डिवाइस की मदद से. हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4.
Question number 10. The error in the measurement which arises due to the unpredictable function in temperature and voltage supply. देखो NCERT का चैप्टर 2 आप पढ़ोगे, वहां पर टाइप ऑफ एरर दिया हुआ है, उसमें सब ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो ऐसी एरर है जो कि टेम्परेचर या वोल्टेज सप्लाई इस तरफ की फ्लक्चुएशन की वजह से जो होती है वो होती है रैंडम एरर, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी नहीं पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, रैंडम एरर। Question number 11. The ratio of the frequency of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe having the same length. देखो पहले मैं आपको इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। जो ओपन पाइप का रेशियो होता है क्लोज ओपन पाइप से, यहाँ पर ये ओपन है और ये क्लोज है, तो वो रहता है 2/1। लेकिन इसको ड्राइव करना मैं बता देता हूँ, बट एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता, तो आप डायरेक्टली ध्यान रखना। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ओपन पाइप है, तो ओपन एंड जो होता है ना, उसमें हमेशा एंटी नोड बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी नोड, और बीच में एक नोड आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये होगा, और यहाँ पर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो लेंथ होगी इस पाइप की, यानी कि L, वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा के टर्म में। देखिए अगर हम एक पूरा वेव बनाए तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है वो लैम्डा के इक्वल होती है। और अगर आप इस नोड से इस नोड तक का डिस्टेंस देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, λ/2। और अगर आप इस नोड से इस एंटी नोड का डिस्टेंस देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, λ/4। फिलहाल हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है एंटी नोड, ये पॉइंट है नोड, और ये पॉइंट है एंटी नोड। तो एंटी नोड से नोड तक का सेपरेशन कितना, λ/4, और फिर λ/4। तो कुल मिलाकर के λ/4 प्लस λ/4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में λ/4 या फिर λ/2। तो डायरेक्टली आप वैसे भी देख सकते हैं, एक एनोड से एक एंटी नोड तक का सेपरेशन होता है L = λ/2। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये नोड और ये नोड, इनके बीच का सेपरेशन कितना, λ/2। ऐसे ही ये एंटी नोड और ये एंटी नोड के बीच का सेपरेशन भी कितना हो जाएगा, λ/2। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है V/लेंथ L। यहाँ पर हम V/λ, जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड, तो यहाँ पर आएगा लैम्डा। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में L। ओके, तो ये किसके लिए हमने करा है, ओपन के लिए। अब करते हैं क्लोज के लिए। क्लोज का मतलब ये होगा कि एक एंड पर एंटी, यहाँ पर जो क्लोज एंड होगा, एक एंड क्लोज होगा, यहाँ पर बनेगा नोड, और जो ओपन एंड होंगे यहाँ पर बनता है एंटी नोड। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो लेंथ, पूरा लेंथ होगा L, वो वेवलेंथ के टर्म में कितना होगा, तो नोड से एंटी नोड तक के बीच का सेपरेशन कितना मैंने आपको बताया था, λ/4। अब फिर से जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर हम क्लोज लिखेंगे, तो ये क्लोज ले लेते हैं, क्लोज पाइप की, इट विल बी इक्वल टू V/λ, या फिर V/λ की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, λ कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स लेंथ, 4 इंटू में लेंथ। अब हमें ये देखना है, देखो पहले यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज किया, ओपन पाइप, फिर बाद में क्लोज पाइप। तो हमें निकालना है F ओपन अपॉन में F क्लोज, F ओपन अपॉन में F क्लोज। तो आप ये देखिए कि FC है ये क्लोज, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, V/में 2L, और यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2। मैंने क्या करा है, बस 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, FC = 1/2, V/2L किसकी वैल्यू है, वो है F0 की। तो FC यानी कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जस्ट हाफ होगी। या इसी को रिवर्स ऑर्डर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि F0/FC विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1। जो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो दुगनी होगी, 2 टाइम्स होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। क्वेश्चन नंबर 12, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस कितना होगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर एग्जिट कर जाएंगी। तो एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो रहता है 0। और इसके अलावा हम इसी चीज से ये भी कह सकते हैं, जो मैग्नेटिक मोनोपोल होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट।
और इसी को हम कह सकते हैं गोज लो इन मैग्नेटिज्म, दैट इज जो नेट फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स तो यानी क्लोज लूप, इट इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर के नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होने का मतलब है कि जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइन बाहर भी चली जाएंगी, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपने देखा होगा कोई भी मैग्नेट है जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, अगर आप इसको ब्रेक भी कर दो तो आपके पास दो नई मैग्नेट बन जाएंगे ना, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से रहेंगे। तो आप इसको इन्फिनिटली स्मॉल करते रहो तो नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक साथ रहेंगे, अकेले नहीं रहते। तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम और सोडियम गिवन है। इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑफ दिस फोटो सेंसिटिव सरफेस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये बेस्ड है क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मान लीजिए फोटोन को आप इंसिडेंट करवा रहे हो किसी मेटल से, तो अगर इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर है, तो अगर मान लीजिए बराबर है तो तब फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आकर के गिर जाएंगे, मतलब बाहर आ जाएंगे, रिलीव हो जाएंगे। और अगर ज्यादा हुई तो उनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिनिमम कंडीशन ये है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कंडीशन ये है फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन टू एमिट आउट, बाहर आने के लिए जो कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट एनर्जी होनी चाहिए वो ज्यादा या कम से कम बराबर हो किसके, वर्क फंक्शन से, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर ये इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो कंडीशन ये होगी कि इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। और फ्रीक्वेंसी की टर्म अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच न्यू होता है और फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो मैं कह सकते हैं कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा या बराबर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो आप ये देखिए इन तीनों में से किस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तो इंसिडेंट एनर्जी 2.20, तो ये इससे तो ज्यादा है लेकिन बाकी दोनों से तो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सीजियम में फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, बाकी किसी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी कम है। एटलीस्ट वर्क फंक्शन के बराबर तो होती तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सीजियम ओनली, क्योंकि सीजियम के केस में जो वर्क फंक्शन है वो काफी कम है 2.20 से, इसलिए वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू hc अपॉन में लैम्डा, और ये क्या है, E होता है एनर्जी। तो अगर आप पोटेंशियल के टर्म में एनर्जी लिखोगे तो वो हो जाएगी Q इंटू में V, या फिर Q को आप E भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, hc अपॉन में Q को मैं E लिख रहा हूँ और ये V। तो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल V पर इनवर्सली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और आप ये भी पूछ सकते हैं सर हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन P, और फिर P इक्वल टू होता है मतलब P स्क्वायर अपॉन 2m होता है काइनेटिक एनर्जी के, और ये बराबर होता है Q इंटू V के। तो हमने P को अगर हम 2m QV लिखे तो यहाँ से तो लैम्डा इनवर्सली रूट V पर डिपेंड कर रहा था, हमने इस क्वेश्चन में रूट V क्यों नहीं चूज किया। तो ये जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन P, ये जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मैटर वेव के लिए होता है। जो मैटर वेव होती है ना लैम्डा इक्वल टू h अपॉन P, उनके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तो या जैसे एक्सरे होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, तब के केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पर ये लैम्डा जो होगा वो डी ब्रोगली वेव होती है, मैटर वेव। Question number 15. A 12 volt 60 watt lamp is connected to a secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC of mesh 220. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? Question बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर बोला गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर में दो तरह की कोयल होंगी, मतलब दो कोयल होंगी। जैसे यहाँ पर इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कोयल, और यहाँ पर ये हो गया मान लेते हैं सेकेंडरी कोयल। अब इसको मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज V1 मान लेते हैं और यहाँ पर वोल्टेज मान लेते हैं V2। तो ये प्राइमरी कोयल है और ये सेकेंडरी कोयल, COIL। तो
अगर मान लीजिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब होता है, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज कम हो गई, डाउन मतलब कम होना, तो अगर वोल्टेज V2 कम है V1 से, यानी कि सेकेंडरी पर वोल्टेज कम है जो प्राइमरी में वोल्टेज है, तो ये कंडीशन होती है किसकी, स्टेप डाउन की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर इसका उल्टा होता है कि V2 की वैल्यू ज्यादा हो जाए V1 से, तो वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये स्टेप अप स्टेप डाउन होगा, किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो स्टेप डाउन के लिए क्या होगा, देखो एक्चुअली वोल्टेज डायरेक्टली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो स्टेप डाउन अगर है तो N2 की वैल्यू कम होगी N1 से, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है N2। तो अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाए प्राइमरी कॉइल से, तो उसकी वजह से वोल्टेज कम होकर के मिलेगी, तो N2 इज लेस देन N1। जबकि इसमें उल्टा कर दूं तो यहाँ पर N1 ज्यादा होगा N2 से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में N2 ज्यादा होगा N1 से। तो यहाँ पर जो रेशो होगा, जैसे V2 अपॉन V1 अगर मैं लिखूं तो वो N2 अपॉन N1 के इक्वल होता है। ऐसा यहाँ पर भी होगा कि V2 अपॉन V1 बराबर होगा N2 अपॉन N1 के। तो अब करंट पर इन्वर्सली डिपेंडेंस होगा, तो करंट को हम लिखेंगे I1 अपॉन में I2, जबकि यहाँ पर हम लिखेंगे I1 अपॉन I2, मतलब बात वही है, लेकिन फर्क ये होगा जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो स्टेप डाउन में जो वोल्टेज होगी सेकेंडरी पे वो कम होगी, लेकिन जो सेकेंडरी पर करंट होगा यानी कि I2 वो ज्यादा होगा I1 से। जबकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इंक्रीज होती है लेकिन करंट डिक्रीज होता है, तो I2 की वैल्यू कम होगी I1 से। ठीक है, N2 अपॉन N1 को हम ट्रांसफार्मर रेशो भी कहते हैं, तो उसको N2 अपॉन N1 को K से डिनोट किया जाता है। अगर K की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो स्टेप अप, K की वैल्यू कम से होगी अगर 1 से, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। फिलहाल यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये तो बस समझने की बात थी। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज V2 कितनी गिवन है, 12 वोल्ट, और पावर कितनी है 60 वाट, और यहाँ पर वोल्टेज गिवन है V1 कितनी 220। देखो पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, पावर होता है VI, तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ कि करंट कितना होगा यहाँ पर। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 अपॉन में V2, P इक्वल टू VI होता है। पावर कितनी है अपने पास 60 और वोल्टेज कितनी है 12, तो इसका मतलब I2 में, मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो कितना हो गया 5 एम्पियर। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है प्राइमरी में कितना करंट है, तो I1 हमें फाइंड करना है। तो इस रिलेशन का हम यूज कर सकते हैं। देखो V2 अपॉन V1 बराबर किसके होता है, I1 अपॉन I2 के। निकालना क्या है, I1 निकालना, सो I1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन में V1 इंटू में I2। अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। V2 की वैल्यू कितनी है 12 है, अपॉन V1 की वैल्यू 220 इंटू में यहाँ पर I2 की वैल्यू 5। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे you'll get 0.27 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोला है आइडियल है, तो इसका मतलब जितनी पावर इनपुट पर होगी उतनी ही पावर आउटपुट पर भी होगी। पावर इनपुट बराबर किसका होगा, पावर आउटपुट। पावर आउटपुट कितनी है 60 वोट। इनपुट पावर कितनी होगी, तो इनपुट पर वोल्टेज हमें पता है 220 और करंट आप I लिख लो, P इक्वल टू VI। तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं 60 अपॉन में 220, वही हो जाएगा 12 इंटू 12 कितना होता है 60। तो बात एक ही पड़ेगी, बट इससे आपका टाइम बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, लाइट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 एंड, मतलब ये एयर में, एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। देखो पहले मैं समझा देता हूँ क्रिटिकल एंगल क्या होता है। इसको हम यूज करते हैं TIR में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। अभी TIR क्या है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है कि मान लीजिए लाइट रखिए डेंसर मीडियम में, सोर्स है डेंसर मीडियम और यह है रेयर मीडियम। तो अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर करके रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो, एंड कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि यहाँ पर जो लाइट है वो इस सरफेस पर ग्रेज कर रही है, यानी कि रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए 90 डिग्री। तो इस समय पर, इस इंस्टेंट के लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो कहलाएगा क्रिटिकल एंगल के इक्वल। यानी कि क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल इन द रिफ्रैक्शन मीडियम इज 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल जब यहाँ पर ग्रेजिंग हो रही है।
अब इसमें रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है कि म्यू इक्वल टू होता है 1/sin क्रिटिकल एंगल। अब ये म्यू क्या है, तो म्यू है जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो मान लेते हैं ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, म्यू 1 म्यू 2। और देखो जब आप 1 म्यू 2 लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे लिखते हैं म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। विद रिस्पेक्ट टू हम एयर ले लेते हैं 1/sin IC। अब देखिए म्यू 1 म्यू 2 को हम किस तरह से लिखेंगे, एक्चुअली जो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 है उसको हम लिख सकते हैं, म्यू इनवर्सली डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पर। आपने देखा वो डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, रेयर मीडियम में स्पीड इंक्रीज होती है। तो V2 अपॉन म्यू 1 को हम लिख सकते हैं V1 अपॉन में V2। अब यहाँ पर लाइट का डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका मतलब V1 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस x अपॉन में टाइम T1। V2 किसके इक्वल हो जाएगा, जो अब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10x अपॉन में टाइम कितना है T2। तो यहाँ से हमें पता चला कि म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की जो वैल्यू आएगी, सो इसको देखो x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 ऊपर जाएगा अपॉन में 10 T1 हो गया। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 अपॉन में 10 T1, और वो किसके इक्वल है 1/sin IC। हमें फाइंड करना है IC, तो मैं इसको लिख सकते हैं 10I1 10 इंटू T1 अपॉन में T2 इक्वल टू साइन IC। तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसको इधर ले जाइए, साइन इनवर्स 10 T1 अपॉन में T2। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू ऑप्शन 3 साइन इनवर्स 10 T1 अपॉन में T2। तो ये क्वेश्चन प्योरली बेस्ड था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कह सकते हैं स्नेल्स लॉ पे भी। क्वेश्चन नंबर 17, अ मेटल वायर हैज मास रेडियस एंड लेंथ आपको गिवन है, बताना कि मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास जो वायर है वो सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है r और जिसकी लेंथ है l। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, पाई r² इंटू में लेंथ l, लेकिन पाई की वजह से कोई एरर तो होगी नहीं। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं पाई r² इंटू में l। जो रिलेटिव एरर होगी या मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेल्टा रो अपॉन रो, हम परसेंटेज में बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मास पर कैसे डिपेंड कर रही है, सिंगल पावर m पर, तो डेल्टा m अपॉन m आ जाएगा, प्लस r के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है तो इसलिए 2 डेल्टा r अपॉन r, ये फॉर्मूला है चैप्टर 2 में आप पढ़ते हैं, और ये आ जाएगा डेल्टा l अपॉन में l। तो इसमें हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, ताकि हमें वैल्यू मिले परसेंटेज में। तो डेल्टा m क्या है, तो जो ये होता है m और ये होता है डेल्टा m। ऐसे ये रेडियस है तो ये r, ये डेल्टा r, ये लेंथ और ये डेल्टा l। तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी है 0.002 डिवाइड में 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा r मतलब 0.001 अपॉन में 0.3। तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी और इसकी दोनों की यूनिट सेम ही है, तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। डेल्टा l 0.02 डिवाइड में 5 और इसकी हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 1.6% इसके आसपास, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये 1.6 मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है जो कि 1.56 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है। स्टेटमेंट 1 है इफ द स्क्रीन मूव, पहले मैं समझा देता हूँ YDSC में होता क्या है। तो ये एक स्क्रीन है और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ये स्क्रीन है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है स्लिट के बीच का वो होता है स्मॉल d। अब यहाँ पर कहा है कि इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे, स्क्रीन को अगर हम दूर ले जा रहे हैं, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट। देखो एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन में स्मॉल d फ्रिंज विड्थ, या किसी बुक में इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन d। तो ये थीटा कैपिटल D पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कैपिटल D मतलब क्या, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी पर एंगुलर विड्थ डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये वो स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। सो ऑफ कोर्स व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कैपिटल D। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। Statement 2, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringe decreases। तो आप ये देखिए थीटा डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर। तो लैम्डा को अगर आप कम करोगे तो थीटा कम हो जाएगा,
और थीटा, अगर लैम्डा को इंक्रीज करोगे तो लैम्डा थीटा इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि अगर हम ऐसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को रिप्लेस कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या उसका एंगुलर सेपरेशन कम होगा? नहीं, क्योंकि एंगुलर, अगर आप मान लीजिए वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो थीटा भी इंक्रीज होना चाहिए, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। तो फर्स्ट इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 19, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। In how much time the activity of substance drop to 1/16 of the initial value? तो यहाँ पर देखो जो n/n0 होता है, मतलब कि किस तरह से कह सकते हैं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेफ्ट न्यूक्लियर अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर n। अभी n क्या है? नंबर ऑफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो n/n0 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू में टाइम अपॉन में टी हाफ, ठीक है। n/n0 हमें गिवन कितना है? 1/16। तो 1/16 इसको ऐसे लिख लेते हैं इक्वल टू 1/2, स्मॉल n भी आप लिख सकते हैं या फिर t/t हाफ भी लिख सकते हैं। टी हाफ हमें गिवन है 20 मिनट्स। अब 1/16 को अगर आप 2 की पावर में लिखो तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर ये हो जाएगा 4, तो 1/2 टी की पावर 1/20। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगे, तो 4 इक्वल टू किसका हो जाएगा? t/20। तो टाइम कितना आएगा? 20 इंटू में 4 यानी कि 80 मिनट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3, 80 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 20, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना। देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर मान लीजिए 2 कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड आपको दिखे, तो पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का, वो होता है C1 प्लस C2। और अगर 2 C1 C2 सीरीज में है तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से। तो फिलहाल 3 और 3 ये दोनों किस में है? ये दोनों है पैरेलल में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? मैं इसको C' मान लेता हूँ, वो जाएगा 3 प्लस 3, क्योंकि पैरेलल में तो ये आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। फिर ये 3 और ये हो गया 9। अब 3 और 9 दोनों किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 1/C, इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 3 और 3 6 होता है, ये 6 आएगा, सॉरी, यहाँ पर ये आएगा 6, तो इसको 6 कर देते हैं। अब 1/6 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना हो जाए? तो आप इसको C इक्विवेलेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू में 3 अपॉन में 6 प्लस 3 यानी कि 18 अपॉन में 6 प्लस 3 9। एक्चुअली कभी कभी दिमाग में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट चलती है तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो 18/9 कितना हो गया? 2, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड। ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है, बताना है कि जो थर्ड बैंड होगा वो किस कलर का होगा। देखो अगर मान लीजिए कार्बन रजिस्टर है तो उसमें 4 बैंडिंग होती है, 1 2 3 4। अब जैसे रेजिस्टेंस रखा है यहाँ पर 22,000 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5। अब जिसमें फर्स्ट डिजिट है ये फर्स्ट कलर को रिप्रेजेंट करेगी, जो सेकंड डिजिट है वो सेकंड कलर को रिप्रेजेंट करेगी, और जो 10 का मल्टीप्लायर है वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड सीरीज को। तो यहाँ पर मैं थर्ड के बारे में बात करना है, तो यहाँ पर जो थर्ड होगा मतलब थर्ड स्ट्रिप, इसमें यहाँ पर 10 की पावर 3 आ रहा है, तो 3 किसके लिए नंबर होता है? 3 होता है ऑरेंज के लिए। तो इसका मतलब जो थर्ड बैंड होगा, थर्ड कलर होगा, उसका कलर रहेगा ऑरेंज, यानी कि ऑप्शन 2। इसके अलावा 2 होता है रेड का, तो शुरुआत की 2 इसमें रेड रहेंगी, बट हमें थर्ड का बताना है तो थर्ड का रहेगा ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 22, एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम कम कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा? देखो पहले मैं बता देता हूँ, कैपेसिटेंस में जो XC होता है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है 1/ωc, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2πfc। अभी XC क्या है? XC को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये वो फैक्टर है जो कि करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा कैपेसिटर में। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम XC होगा, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। फिलहाल हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे
तो Xc की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर रिमेन कांस्टेंट? ये तो नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, Xc क्या है? Xc वो फैक्टर है जो करंट का अपोज करता है, करंट फ्लो ना हो पाए। तो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो Xc इंक्रीज हो रहा है। जब Xc इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो करंट को ज्यादा रोक पाएगा, तो जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं कैपेसिटर के अंदर, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा इट विल डिक्रीजेस, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, a vehicle travels half the distance with v and remaining distance with speed 2v, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी वो बताना है। देखो, जब ऐसा केस हो कि टोटल डिस्टेंस वो आधा आधा कवर कर रहे हैं, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस अगर 2x है तो आधा डिस्टेंस x और x हो जाएगा। तो ऐसे में अगर वो v1 और v2 अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो 2v1 कितना है, v इंटू दूसरे वाले को 2v मान लेते हैं अपॉन में v प्लस 2v, तो ये कितना आ जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन में 3v, v से v कैंसिल कर देते हैं, ये कितना आएगा 4 अपॉन में 3v, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो दूसरा तरीका इसका ये है कि जो एवरेज स्पीड होगी वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस है 2x, ठीक है, और आधा डिस्टेंस उसने t1 समय लगा और बाकी जो आधा डिस्टेंस है उसमें t2 समय लगा है। तो जो स्पीड होगी एवरेज वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। लेकिन t1 और t2 को मैं वेलोसिटी के टर्म में लिखूंगा। लेट यहाँ पर वेलोसिटी मतलब स्पीड, यहाँ पर इसकी स्पीड v1 है और यहाँ पर स्पीड उसके बाद v2 हो गई है। तो t1 को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन में x अपॉन, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन v1 और यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन v2। x ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर आधा डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं t1 समय के लिए। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा, आप x को कॉमन लेकर के x कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूला ये आएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। लेकिन कंडीशन याद रखना है, कंडीशन हम कब अप्लाई कर रहे हैं, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, तब के लिए फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड का। क्वेश्चन नंबर 24, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन कितना होगा, सरफेस टेंशन इज गिवन 0.03। देखिए, सबसे पहले जो सोप बबल होती है उसके 2 फ्री सरफेस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एयर होगी और बाहर भी एयर होगी, तो 2 फ्री सरफेस होंगे। आपने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सरफेस एनर्जी इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया, यानी कि डेल्टा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 फ्री सरफेस हैं तो इसलिए हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ड्रॉप होती तो 2 की मल्टीप्लाई नहीं करते, तब एक ही तरफ एयर होती है। तो सरफेस टेंशन है 0.03। चेंज इन एरिया कितना होगा, जितना वो बबल बड़ा बना है, यानी कि एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल है ना बबल, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई, रेडियस कितना है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट 3.01 इंटू 10 की पावर -4 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये कुछ आंसर मैं आपको डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में वीडियो काफी ज्यादा लंबी ना हो जाए। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट क्या लगाना है। नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो ये होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब ये बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो उन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसी पर बेस्ड होता है वेंचुरी मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज आपको बतानी कितनी होगी। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे। देखो, आपने पढ़ा होगा लाइमन के बारे में, लाइमन, उसके अलावा बाल्मेर, पास्चन, ब्रैकेट, और फाइन। तो इसके लिए देखो, लाइमन कब मिलता है, जब किसी भी अपर स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो n = 1 पर जंप करे, ठीक है।
बाल्मर कब मिलेगा? जब उसका जो एन फाइनल है, मतलब फाइनली आकर के सेकंड स्टेट पर आ रहा हो। पास्ट टेंस कब मिलता है? जब फाइनल स्टेट थर्ड हो, और ब्रैकेट तब मिलता है जब फाइनल स्टेट फोर्थ हो। ऐसे ही प्रीफंड तब मिलता है जब एन फाइनल 5 हो। ये फाइनल क्या है समझाते हैं। देखो फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ बाल्मर और ब्रैकेट के लिए। तो बाल्मर में जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली 2 पर आना चाहिए। अब वो 3 से भी 2 पर आ सकता है, 4 से भी 2 पर आ सकता है, 5 से भी 2 पर आ सकता है, लेकिन वो सब सीरीज क्या कहलाएंगी? बाल्मर सीरीज। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एनर्जी का, H इंटू न्यू। तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। और ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा Hc अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी इनवर्सली किस पर डिपेंड करेगी? लैम्डा पर। अब देखो जितनी एक्चुअली डेल्टा E उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा दूर से वो जंप करके आ रहा है, यानी कि जितना डिफरेंस होगा ऑर्बिट में उतना ही ज्यादा एनर्जी की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकलेगी फोटोन की जो बाहर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये होगी, वेवलेंथ अगर शॉर्टेस्ट है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अब लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी? जब एनर्जी हाईएस्ट हो, तभी तो लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी। लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट भी आप इसको कह सकते हो, हाईएस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में तब मिलेगी जब एनर्जी हाईएस्ट हो। अब वो कब होगा बाल्मर के लिए? जब वो एन इक्वल, मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पर आ जाएगा, या इन्फिनिटी में मान लेते हैं यहाँ पर कोई एन है जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी, या वो इन्फिनिटी से 2 पर आएगा। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर से आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। यानी कि एक बात मुझे क्लियर हो चुकी है क्या, कि अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, इनिशियली वो कहां से आना चाहिए? इन्फिनिटी से। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए कहां से आना चाहिए? इन्फिनिटी से। लेकिन जब बाल्मर की बात होगी, बाल्मर की बात होनी चाहिए, तो एन फाइनल उसका कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, बाल्मर के लिए एन फाइनल कितना हो जाएगा? 2। और ब्रैकेट के लिए उसका एन फाइनल कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा वो 4। लेकिन आएगा कहां से? एन इनिशियल कितना होगा? इन्फिनिटी, ताकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। तो हमें ये पता चल गया एन फाइनल और इनिशियल क्या होगा दोनों ही केस में। अब जो वेवलेंथ और एन का रिलेशन होता है वो होता है 1 लैम्डा इक्वल टू आर 1 एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर। मतलब एन फाइनल मतलब कहां पर फाइनली वो आएगा, एन इनिशियल मतलब कहां पर वो शुरुआत में था, वो कौन? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालते हैं बाल्मर के लिए। तो बाल्मर के लिए 1 लैम्डा बी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आर 1 एन फाइनल कितना है इसका? 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 इन्फिनिटी। 1 0 होता है, तो 1 लैम्डा बी की वैल्यू कितनी आ गई? आर अपॉन में 4। तो ये जो लैम्डा बी आया है ये क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। किसके लिए? बाल्मर के लिए। तो वो कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन में आर। अब सेम कैलकुलेशन करेंगे हम ब्रैकेट के लिए, और ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के लिए 1 लैम्डा, मैं इसको बी के लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट 1 बी के आर। फाइनली वो कहां पर आ रहा है? तो फाइनली वो आ रहा है 4 पर, तो यहाँ पर एन फाइनल का स्क्वायर करेंगे ना तो ये 16 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर एन इनिशियल हमने इन्फिनिटी लिया था, यहाँ पर भी एन इनिशियल इन्फिनिटी होगा, तो माइनस के 1 इन्फिनिटी जो कि बाद में 0 हो जाएगा। तो 1 लैम्डा ब्रैकेट के लिए ये आएगा आर अपॉन में 16, आर अपॉन में 16। तो लैम्डा ब्रैकेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 अपॉन में आर। क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ? 4 इंटू में 4 अपॉन में आर। आप ये देखिए 4 अपॉन आर क्या है? यह है जो हमने वेवलेंथ निकाली थी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाली थी बाल्मर के लिए। तो हम कह सकते हैं जो ब्रैकेट के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 4 अपॉन आर क्या है? वो है लैम्डा फॉर दी ब्रैकेट, लैम्डा फॉर दी बाल्मर, जो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पर 4 टाइम्स ही आएगा, यानी कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी ब्रैकेट सीरीज की वो 4 गुना होगी, 4 टाइम्स होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 27, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 2 है सेंटीमीटर, तो तब पोटेंशियल एनर्जी U। अगर हम इसको फर्दर
8 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि एक्स डेक्स की वैल्यू में 8 सेंटीमीटर ले लेता हूं, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी। तो एक बात तो क्लियर है, हम उसको और ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हाफ के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू में डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं मीन पोजीशन से, एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो दोनों ही केस में के की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पर। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यू डैश अपॉन में यू बराबर होगा एक्स डैश अपॉन में एक्स के स्क्वायर के। ये कैसे लिखा, देखो जब आप दोनों का रेशियो निकालोगे u1 और u2 का, या u डैश अपॉन u का 1/2 के, तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वो दोनों में इक्वल है। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर पे तो डिपेंडेंस है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया है u डैश अपॉन u विल बी इक्वल टू x डैश अपॉन में x का होल स्क्वायर। अब u डैश अपॉन u मतलब इनिशियल एनर्जी, x डैश मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो कि 8 है, x मतलब जो पुराना वाला डिस्प्लेसमेंट था यानी कि 2, इसका स्क्वायर। देखो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करोगे, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे चेंज करना पड़ेगा, इट विल बी कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो u डैश इट विल बिकम 4 का स्क्वायर टाइम्स u, यानी कि 4 4 जा 16 u। तो जो नई पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 16 टाइम्स हो जाएगी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी पहले रही होगी। Question number 28. A full wave rectifier circuit consists of 2 PN junction, a center tap, transformer, capacitor और load resistance. Which of these component remove AC ripple from the rectified output? पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर का। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम पॉजिटिव साइकिल भेज रहे हैं, तो पॉजिटिव साइकिल के दौरान ये जो पहली वाली डायोड है ऊपर वाली, ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करती है और ये कंडक्ट करती है करंट को, जबकि यहाँ पर ये रिवर्स बायस हो जाती है और करंट को कंडक्ट नहीं करेगी, तो हमें आउटपुट मिलता है सिर्फ D1 की वजह से। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव साइकिल आप इंपार्ट करवा रहे हो तो अब ये वाली रिवर्स बायस में हो जाती है और ये वाली हो जाती है फॉरवर्ड बायस में। तो जो करंट ये आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा D2 की वजह से। ये किसकी वजह से मिल रहा था, D1 की वजह से। तो ये काम होता है कि रेक्टिफायर का, कि वो अल्टरनेटिंग करंट को एक डायरेक्ट, एक यूनिक डायरेक्शन में कन्वर्ट करके हमें देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमें डीसी करंट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं वेव फॉर्म में मिल रहा है, भले उसमें अब नेगेटिव पार्ट ना हो। तो इसी फैक्टर को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये वो फिल्टर नहीं है जो आप स्नैपचैट पर इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर मतलब यहाँ पर जो आउटपुट आपका इस तरह के अल्टरनेटिंग फॉर्म में अभी भी आ रहा है या जिसमें वेव फॉर्म में वो आ रहा है, तो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए हम फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्टर में हम आरसी फिल्टर, पाई फिल्टर, कई तरह के फिल्टर होते हैं। तो जनरली हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं फिल्टर के लिए, क्योंकि कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा c या फिर 1/2πfc। तो एक्सी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो करंट इजिली फ्लो कर पाएगा। तो हम रिपल फैक्टर को रिमूव करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर मतलब, और कैपेसिटर का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आरसी फिल्टर, कई तरह के फिल्टर हो सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं फिल्टर। जो रिपल को रिमूव करे वो क्या होता है, फिल्टर। और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके दे रहा है वो क्या है, वो रेक्टिफायर है। क्वेश्चन नंबर 29, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी एंड करंट 2 एम्पियर कितना हुआ। देखो जो U के फॉर्मूला होगा यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी वो होता है हाफ LI²। तो 1/2 L की वैल्यू, ये माइक्रो में ना 10⁻⁶ लिखेंगे, इंटू में करंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 2 2 जा 4 2 8, तो 8 तो ये आ गया, और 10⁻⁶ है ना, तो उसको हम माइक्रो लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा U इक्वल टू 8 माइक्रो जूल, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इफ इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब होगा। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि B डॉट ds का मतलब क्या है। B डॉट ds इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस में एंटर कर रही है या क्लोज सरफेस में एंटर कर रही है, तो उतनी ही वो बाहर भी आ जाएंगी। उसका मतलब नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। ऐसे यहाँ पर भी E डॉट ds एक्चुअली होता है फ्लक्स के इक्वल। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो अगर E डॉट डी एस की वैल्यू 0 है तो नेट फ्लक्स 0 होगा। नेट फ्लक्स होने 0 होने का मतलब ये हुआ कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस में एंटर कर रही होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिट भी करेंगी। सो एज अ होल नेट फ्लक्स विल बी 0। सो वी कैन से द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लीविंग इट। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। तो पहले मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लेता हूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। लेट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। अब क्या कर रहा है कि पहले साउथ की तरफ जा रहा है यानी कि इस तरफ, फिर सडनली इट हैड बेंट टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से। तो जो फोर्स उस प्लेयर पर लगेगी टर्निंग के वक्त वो कितनी होगी? तो फोर्स हम डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम न्यूटन के सेकंड लॉ का सहारा ले सकते हैं, जो कि ये कहता है फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, डेल्टा पी और डेल्टा टी। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा पी होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम में से हम इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? तो इनिशियल मोमेंटम का मतलब हो गया मास इनटू स्पीड। मैं मान लेता हूँ यू स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? वो है जे कैप, मतलब वो भी नेगेटिव जे कैप में, नेगेटिव वाई एक्सिस में। और ये इनिशियल पी फाइनल कितना होगा? क्योंकि फाइनली वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ सेम स्पीड से जा रहा है एम यू आई कैप। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि एम यू आई कैप में से हम माइनस करेंगे एम यू माइनस का जे कैप। जब माइनस के जे कैप आप करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम यू कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आई प्लस जे। अभी आई प्लस जे का मतलब क्या हुआ अभी मैं बताऊंगा। जो फोर्स हो गया इट विल बी इक्वल टू एम यू आई प्लस जे अपॉन में टाइम, जो भी है टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है। तो जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो आई प्लस जे पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि आई और जे की तरफ। तो आई मतलब कि इस तरफ और जे मतलब कि इस तरफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगेगी, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम दिस सीलिंग, जो कि एक रिजिड सपोर्ट है और एक वायर की तरह उसको हम इस तरह से डब्ल्यू बेड से स्ट्रेच किए हुए हैं। तो ये जो डब्ल्यू है वो उसके दूसरे एंड पर लगा हुआ है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताना है कितना होगा एट एनी पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स एक्सटर्नली यहाँ पर कितनी लग रही है? वेट के बराबर, और एरिया कितना होगा? ए। तो W अपॉन ए विल बी द स्ट्रेस, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि मान लीजिए कोई बॉडी है और वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस मूव कर रही है, तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो किस तरफ होगा? देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा हमेशा सेंटर की तरफ होता है, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10⁻10 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 48। तो आपको बताना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो जब भी ई नोट से क्या डिनोट करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ दी पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और बी नोट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नोट होता है मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू। इन दोनों में रिलेशन होता है E इक्वल टू बी सी। तो ई नोट और इसको बी नोट आप ऐसे रख सकते हैं, E इक्वल टू बी सी। अब हमें बी निकालना है, सो बी विल बी इक्वल टू ई नोट अपॉन में सी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, ई नोट कितना है? ई नोट की वैल्यू 48 है, सी से डिवाइड कर देते हैं 3 × 10⁸ से। सो बी नोट विल बी इक्वल टू, देखो ये 16 आएगा, 16 × 10⁻−8, या आप इसको 1.6 × 10⁻⁷ भी तो लिख सकते हैं, और यूनिट होती है टेस्ला। तो इसलिए करेक्ट आंसर आएगा 1.6 × 10⁻⁷, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 35, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m। तो पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर मास m है और यहाँ पर कहीं पर मास है 9m, और उनके बीच का सेपरेशन है r, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है r।
द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडी वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0। तो हमें एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, एक्चुअली मैं तीनों को एक चीज से रिलेट करके समझाता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तब भी वही कंसेप्ट लगेगा, ग्रेविटेशन फील्ड है तब भी वही कंसेप्ट लगेगा, बस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो मास की जगह पर चार्ज को रिप्लेस कर लेते हैं। तो अगर हमें ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पर 0 है मान लेते हैं, तो यहीं पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले हमें एक ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगी। तो मान लेता हूँ कि m वाले मास से यहां से लेट x दूरी पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। अब ग्रेविटेशन फील्ड और इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर कोई मास है m, उसका x डिस्टेंस पर अगर आप ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला देखो, वो होता है gm अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस हो, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस के gm अपॉन में जो भी सेपरेशन है x। तो अब इस पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशन फील्ड 0 होने का मतलब ये हुआ, आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर एक यूनिट मास रख दो, छोटा सा मास रख दो, तो ये इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा, ये इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा, लेकिन ये m की वैल्यू 1 ले रहे हैं। तो इस पर नेट फोर्स कितनी लगनी चाहिए, 0। तो वो अगर नेट फोर्स 0 लगे तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड मानिए, तो ग्रेविटेशन फील्ड भी 0 ही होगी। मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाता हूँ इसलिए बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड आ रहा है। अब देखिए ग्रेविटेशन फील्ड हमें 0 करनी है, तो इसकी ग्रेविटेशन फील्ड कितनी हो जाएगी, gm अपॉन में x का स्क्वायर, और इसकी ग्रेविटेशन फील्ड कितनी हो जाएगी, g9m अपॉन में, अब यहां से यहां तक का सेपरेशन हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे रखा मैंने दोबारा बता देता हूँ। देखो हमें ये पता है कि दोनों की नेट मिला करके ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जितने ग्रेविटेशन फील्ड इसकी है उतनी ग्रेविटेशन फील्ड इसकी हो, तभी तो नेट 0 होगी। नाउ gm से gm कैंसिल कर देते हैं और हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो 1 अपॉन एक्स बराबर 3 अपॉन में r माइनस एक्स आ जाएगा। तो r माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 3x, या फिर r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r अपॉन में 4, यानी कि इस वाले मास से अगर मैं r/4 इस तरफ जाऊं तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पर 0 होगी। तो अगर ये डिस्टेंस r/4 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस r/4, जो कि होगा 3r अपॉन में 4 के इक्वल। तो वहीं पर हम निकालेंगे नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल अगर मैं इस वाले मास का देखूं तो माइनस के gm अपॉन में सेपरेशन कितना यहाँ से यहाँ तक का r/4, फिर प्लस दूसरा वाला पोटेंशियल माइनस g, उसका मास कितना 9m, और उसके लिए इस पॉइंट का सेपरेशन कितना है 3r/4, 3r अपॉन में 4। तो इसको हमें सोल्व करना है। v नेट इक्वल टू हो जाएगा gm अपॉन r कॉमन ले लेते हैं पहले, gm और अपॉन में r, और ये 4 भी तो हो जाएगा, 4 भी कॉमन ले लो, माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, ठीक है, माइनस gm अपॉन r/4 उतना ही आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस साइन तो बाहर चले गया है, तो माइनस प्लस, तो ये आएगा 9/3। इसको भी आप 3 लिख सकते हैं, 3 और 1 4, और 4 × 4 16, तो ये आ जाएगा माइनस के 16 gm अपॉन में r। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2।